डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ। पिछले 5 सालों से ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, लेकिन काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा था सरकारी काम ढूंढना आसान होता है, लेकिन नहीं, बहुत मुश्किल भरा होता है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आपका दिमाग उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां आपको लगने लगता है या तो आप पागल हैं या दुनिया आपको समझ नहीं रही। मैं भी किताबों में खोया खोया सा रहता था। किताबों में बस मुझे अपनी ज़िंदगी दिखा करती थी। हम मिडिल क्लास लोग ऐसा ही सोचते हैं, जब हमारी नौकरी लग जाएगी तब ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे। तब तक हमें अपने आप को कोयले की तरह रगड़ना पड़ेगा। जब कोयला रगड़ा जाता है तब जाकर उसमें से चिंगारी निकलती है। हम भी बस रगड़ते रहते हैं। उसके बाद जब नौकरी मिल जाए तो किस्मत खुल जाती है, नौकरी ना मिले तो हम कोयले की तरह जल जल कर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद अब जाकर मुझे सरकारी नौकरी लग ही गई। मेरे माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फॉरेस्ट रेंजर के मैंने एग्ज़ाम दिए थे और मेरी नौकरी लग गई। मेरी नौकरी जब लगी, मैंने सोचा नहीं था मैं इस मकाम तक पहुंच पाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले ने आपकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे मिलने से कोई भी आपको दूर नहीं कर सकता। अब उस नौकरी में एक परेशानी थी। फॉरेस्ट रेंजर का काम वैसा नहीं होता जैसे किसी साधारण रेंजर का काम होता है। आपको जंगल के आसपास एक घर मिल जाता है, वहीं पर रहना पड़ता है। उस जंगल की निगरानी करनी पड़ती है। वहाँ पर अवैध चीज़ें ना हो रही हों, नशा तस्करी ना हो रही हो, लकड़ियों की तस्करी ना हो रही हो, ऐसी चीज़ों को रोकना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। और मुझे भी एक ऐसे ही जंगल के इलाके में घर दे दिया गया था। लगभग 5 महीने तक मैंने वहाँ पर काम किया था और अब अच्छी तरह से काम मैं सीख गया था। मुझे लगने लगा था काम तो बहुत आसान है, घर में बैठे रहो। आपको एक रेडियो दे दिया जाता है, उसमें जब भी कॉल आए आपको उसका जवाब देना होता है। बताया जाता है कि कहाँ पर कुछ इल्लीगल लोग दिखे हैं, वहाँ जाकर छापा मारना है, चेक करना है, गिनती करते रहना है। उस जंगल में जो जो हो रहा है वो सारी जानकारी लिखनी है, हेड ऑफिस में पहुँचा देनी है। सारा दिन सुस्ती डाले रखो अपने घर में। उसके बाद गाड़ी उठाओ और जंगल में घूमने के लिए चले जाओ जैसे आप पिकनिक मना रहे हो। इससे अच्छा काम दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, मैं ये सोचा करता था। लेकिन 5 महीने बाद मेरी बदली हो गई। अब मुझे एक ऐसे जंगल में भेजा जा चुका था जो बहुत ज़्यादा बदनाम था। इस जंगल की कई कहानियाँ हर कोई सुनता रहता था। भले ही ये जंगली इलाका थोड़ा छोटा था, लेकिन इसकी कई कहानियाँ सुनने को मिलती थी कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। जब ये मेरे सीनियर मुझे बता रहे थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो बहुत निराश थे, लेकिन वो कह रहे थे 1-2 साल वहाँ पर लगा लो, फिर तुम्हारी बदली कर दी जाएगी। लेकिन मेरा चेहरा नहीं उतरा था। भूत प्रेत तो होते ही नहीं, मैं किससे डरूं? जिन भूत, ये सारी कहानियाँ होती हैं। झूठी बातों को बेवजह फैलाया जाता है। यकीनन वहाँ पर कुछ इल्लीगल काम हो रहा होगा, इसलिए लोग डर जाते होंगे। कोई बात नहीं, मैंने अपने सीनियर को कह दिया, वहाँ जाने से मुझे ज़रा भी डर नहीं लग रहा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो निराश थे। मुझे वो बार बार नई नई कहानियाँ सुना रहे थे और मैं कहे जा रहा था, हर रोज़ भूतों की कहानियाँ सुनता हूँ, डर नहीं लगता मुझे। वो इसे सच कह रहे थे और मैं ऐसे झूठ मानता था। हामी भरी और मैं निकल पड़ा उस तरफ। ये घर, ये क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। आसपास के 2 घरों में कोई नहीं रह रहा था, क्योंकि यह जंगल के काफ़ी बीच में बना हुआ घर था। अब मुझे यहीं पर रहना था। मुझे एक जीप दे दी गई थी, उसमें खाने पीने का सामान लेकर आओ, फॉरेस्ट रेंजर की तरह यहाँ पर रहो, पिकनिक मनाओ, एंजॉय करो, कोई देखने वाला तक नहीं। और वहाँ जो लड़का कहीं और जा रहा था, उसका आखिरी दिन था और वो मुझे यहाँ पर काम समझाने वाला था।
मैं काम इतनी अच्छी तरह से कर रहा था कि सब कुछ सीख आया था, लेकिन फिर भी वो नई नई चीज़ें बता रहा था। उसका कहना था जंगल में जाना, कहीं खो गए तो रेडियो कॉल कर लेना। लेकिन एक बात याद रखना, इस रेडियो का अगर इस्तेमाल ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी अनजान जगह से रेडियो सिग्नल आए जवाब मत देना, सुनने की कोशिश ही मत करना। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, अनजान जगह से रेडियो सिग्नल आए वो तो मुझे खास तौर पर सुनने चाहिए, कहीं कोई इलीगल काम ना हो रहा हो, कहीं कोई तस्करी ना कर रहा हो और रेडियो का इस्तेमाल आजकल क्रिमिनल करने लगे हैं। तो उसने कहा बात ये नहीं है, पहले तो तुम बताओ ऊपर वाले पर यकीन है? मैंने कहा हाँ यकीन है। उसने कहा भूतों पर यकीन है, ऐसी चीज़ों पर यकीन है? मैंने कहा नहीं नहीं, उन चीज़ों पर मुझे यकीन नहीं, बस ऊपर वाले पर यकीन है। तो उसने कहा देखो मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, तुम्हें माननी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हामी भरो कि तुम मानोगे। मैंने कहा हाँ मान तो लूँगा, अगर सही होंगी तो मान लूँगा। तो उसने कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। इस जंगल में भूत रहते हैं, कहते हैं कि वो रेडियो में बात करते हैं, भूत अजीब अजीब फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं और कई बार इस रेडियो पर भूतों के सिग्नल आते हैं। जब वो ये कह रहा था मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी बातें सुनकर मैं हंसी रोकने की पूरी कोशिश करता जा रहा था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। जब कोई पागलों जैसी बातें करता है ना, मेरी हंसी निकल जाती है। अगर किसी की मौत हुई हो, वहां पर मुझे जाना पड़ जाए, मैं सबसे ज़्यादा परेशान होता हूं, क्योंकि ऐसी मुश्किल घड़ी में मेरी हंसी निकल जाती है। और ये पागल मुझे भूतों की बातें बता रहा था, मैं खुद को कैसे रोक पाता। मेरा हंसता हुआ चेहरा देखकर वो गुस्से में आकर कहने लगा देखो मैंने पहले तुमसे पूछा है इन चीज़ों पर यकीन है या नहीं, तुमने हामी भरी है। मैंने कहा मैंने हामी नहीं भरी, मैंने कहा अगर मानने वाली बात हुई तो मानूंगा, अब भूतों को कौन मानता है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। उसने कहा देखो अब मैं ज़्यादा तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहूँगा, अब मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करना चाहता था वहाँ क्या होता है कैसे होता है, तो मानने वाले नहीं, तो बस तुम्हारी सावधानी के लिए इतना कहता हूँ, रेडियो सिग्नल अनजान हुए ना तो सुनना मत, बस रेडियो को हाथ मत लगाना, दूसरा फ़ोन है वहाँ से बात कर लेना, आसान काम होगा। रेडियो को छूना मत, रेडियो पर बात मत करना। मैंने हामी भर दी, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ से जाने वाला था तो जाते वक्त उसे नाराज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। बाद में मैं उस जगह पर जाकर बैठा। ये क्वार्टर बहुत अच्छा बना हुआ था, कई कमरे बने हुए थे, हर चीज़ थी वहाँ पर। खाने पीने का सामान उस जीप से मैं लेकर आया था। अब मुझे इस जंगल में घूमने फिरने के लिए जाना है। अब उसने ज़्यादातर जो बातें बताई भूतों की बताई, तस्करी की कोई बात तो बताई ही नहीं, क्रिमिनल यहाँ पर होते हैं ये बताया ही नहीं। और ऐसा ही तो मेरे सीनियर्स ने बताया था, वहाँ कोई तस्करी नहीं होती, कोई पेड़ काट कर लेकर ही नहीं जाता। मैंने कहा ऐसी जगह पर ड्यूटी लगी है जहाँ क्रिमिनल क्राइम करने से डरते हैं, भूतों से डरते हैं। भाई मज़ा आ गया, आराम से जंगल में घूमा करूँगा, सफ़ेद रंग के कपड़े ले लूँगा, उसे पहनकर चेहरे पर मास्क डाल लिया करूँगा और आवाज़ें निकालूँगा, ओह भूत आ गया। वहाँ कोई भी आया हुआ वो भाग जाएगा। मेरा तो काम दुगना आसान हो गया। उस रात मैं घर में ही बैठा था। उसके बाद बार बार रेडियो सिग्नल आते रहे। हेड ऑफिस से मेरे हालचाल की खबरें पूछी जा रही थी। मुझे बताया गया था कि रात के 9 बजे आखिरी बार रेडियो सिग्नल आएगा। मेरे हालचाल पूछने के लिए ये सिग्नल भेजे जाएंगे और जवाब भी मैं 9 बजे दे सकता हूँ। उसके अलावा भी मैं फ़ोन कर सकता था। यहाँ पर फ़ोन की रेंज थी। जंगल के कई हिस्सों में जैसे टावर लगे हुए थे, कई जगह छोटे छोटे गांव बसे हुए थे, लेकिन घने जंगल में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहाँ पर तो मुझे रेडियो लेकर ही जाना होगा। अगली सुबह तक रेडियो पर कई सिग्नल आते रहे, लेकिन यहाँ तक आने में मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। रात के वक्त वैसे भी बताया गया था 9 बजे के बाद वो रेडियो सिग्नल नहीं भेजते, ये कहीं और से आ रहे होंगे। हो सकता है कोई क्रिमिनल यहाँ सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा हो सकता है कहीं पर आर्मी चौकी बनी हो, वहाँ से वो सिग्नल कहीं आगे भेज रहे हो, ये कैच कर रहा हो। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे नींद आई हुई थी, मैं सो गया, हर चीज़ को इग्नोर कर दिया। अमूमन मैं ये नहीं करता। अगली सुबह मुझे गश्त के लिए जाना था। मैं देख कर तो आऊँ इस जंगल में क्या क्या मौजूद है क्या नहीं है। यहाँ एक फॉरेस्ट रेंजर की बाइक है जिसे जंगल में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाया गया है। मोटे मोटे टायर, कहीं खड्डे आ जाएं, कहीं कीचड़ आ जाए, कहीं पत्थर आ जाएं, ये बाइक उसके ऊपर चढ़ जाती है और बड़ी आसानी से पूरे जंगल में इसकी सवारी करके घूमा जा सकता है।
मैंने बाइक उठाई और मैं निकल पड़ा जंगल के अंदर की ओर। जैसे जैसे जंगल में मैं घूमता जा रहा था, हर जंगल एक जैसा ही होता है। वहाँ पेड़ों की संख्या वैसी ही होती है। अगर आप भटक जाएं तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल भरा होता है। लेकिन एक फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग ऐसे हुई होती है कि आप बाहर निकलने का रास्ता आसानी से ढूंढ सकें। पेड़ों पर निशानियां लगाते जाओ, वहां पर मार्क लगाते जाओ और बड़े बड़े पेड़ों पर मार्क लगाओ ताकि उन पेड़ों को दूर से देखा जा सके। कहीं भी सबसे ऊंचे पेड़ दिखें, भाग कर पेड़ के पास पहुंच जाओ। वहां पर हमने मार्क लगाए होते हैं, दिशाएं लिखी होती हैं, वहां खोद कर बनाया होता है, नीचे बोर्ड लगाया होता है। आसानी से बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढा जा सकता है। जिस तरह से आप किसी शहर में चले जाएं, वहां पर साइन बोर्ड्स देखते जाएं, आसानी से आगे बढ़ते जाते हैं ना, वैसे ही जंगलों में हमने भी मार्क लगाए होते हैं। अनजान भटक सकता है, हम नहीं भटक सकते, बस जानवरों से ध्यान रखना होता है। उसके लिए हमें हथियार दिए जाते हैं। अब उन हथियारों के सहारे जंगल में मैं घूम रहा था। काफ़ी बड़ा इलाका, बड़ी आसानी से घूमा। वैसे भी ये ज़्यादा बड़ा जंगल नहीं था, लेकिन आपके लिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, हमारे लिए काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद मैं जंगल में घूमा, कई हिस्सों की पहचान की, कई हिस्सों पर निशानियां लगाई, दिशा के लिए खास तौर पर मार्किंग की। फिर पूरा दिन निकल गया था। लगभग 6 बजे मैं वापस आ गया। बहुत ज़्यादा घूमा था। पूरी की पूरी टंकी उस बाइक की खाली हो चुकी थी। अब मैं सीधा क्वार्टर में आ गया और मैंने सोचा 2-4 दिन बाहर नहीं जाऊंगा, आराम करूंगा। बहुत सारी नई फिल्में आई हुई हैं, उन्हें देखूंगा। कुछ भारतीय फिल्में हैं, कुछ हॉलीवुड की फिल्में हैं और बंगाली फिल्में देखना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं उसकी डीवीडीज़ लेकर आया हुआ था। रात को लगभग 8 बजे मैंने वो डीवीडी चला ली। रेडियो मैंने ऑन किया हुआ था। अगर सिग्नल आने शुरू हो गए ना, जवाब दूंगा मैं। ज़रूर हेडक्वार्टर से सिग्नल आएंगे। 9 बजे आखिरी सिग्नल आया। अपनी सेहत का ख्याल रखना, हर चीज़ बताना, हर चीज़ करना, ये सारी जानकारी मैंने उनको दे दी। उसके बाद रेडियो बंद। फिर मैं मज़े से फिल्म देखने लगा। आज लगभग 12-1 बजे तक फिल्म देखता रहूँगा, बड़ा मज़ा करूँगा। अब मैं उस बाइक पर थक गया था, इसलिए आराम करना चाहता था। 11 बजे रेडियो पर सिग्नल आने शुरू हो गए। मैं पहले तो रेडियो सिग्नल सुनना नहीं चाहता था। जैसा कि यहाँ पर पहले काम करने वाले रेंजर ने बताया था, यहाँ वैसे ही सिग्नल आते रहते हैं भूतिया। फिर मन में उत्सुकता जागनी शुरू हो गई। देखूं तो सही कौन से भूतों के सिग्नल आते हैं। वो सब डरते हैं, मैं देखता हूँ। मैंने वो डीवीडी पॉज कर दी। उसके बाद रेडियो सिग्नल सुनने लगा। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, ये रेडियो सिग्नल वैसे नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा अजीब थे। उसमें जैसे कोई अनाउंसमेंट कर रहा था। 12 बजे मेला लगने वाला है, दुकानें सारी सज चुकी हैं। उसने जो इलाका बताया वो जंगल के बिल्कुल बीच में आता है। वो ऊंची वाली पहाड़ी के नीचे वाला रास्ता, आगे सारे टेबल लग चुके हैं, सामान लग चुका है, पूरा का पूरा खेल चलने वाला है। मेले का मज़ा लेने के लिए जो भी आना चाहता है आ सकता है। आपको जगह का पता है, मेहमानों का इंतज़ार रहेगा। इसके बाद बार बार ये रिपीट पर चलता रहा और मैं हैरान हो चुका था। मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये 1 वे रेडियो सिग्नल्स थे। दूसरी तरफ जवाब नहीं दिया जा सकता था। मैं हैरान हो गया। कौन है जो जंगल में मेला लगा कर बैठा है भाई? इलीगल काम तो इसे कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी जंगल में मेला थोड़े ना लगाया जा सकता है बिना परमिशन के। ये कौन से गांव के लोग हैं जो मेला लगाने के लिए इस तरह जंगल के बीच पहुंचे हुए हैं? यहाँ पर कई आदिवासी लोग रहते हैं। वो ऐसी कई प्राचीन प्रथाएं मानते हैं। वो अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और जंगल के बीच में करते हैं। हो सकता है ये भी कुछ वैसा ही हो, या हो सकता है कोई ऐसा आदमी जो इलीगल काम कर रहा हो, कोड वर्ड में ये मैसेज भेज रहा है। सबको ये लगेगा किसी भूत ने मेला लगाने की बात की है, असल में काम वो कुछ और ही कर रहे हो। मुझे मन में शंका होने लगी थी। मैं कभी भी इलीगल काम होने नहीं देता। ऊपर वाले का हाथ मुझ पर है। गलत काम मैं होने नहीं दूंगा, भले ही मुझे मरना पड़ जाए। अब वहाँ के लिए मुझे निकलना हो। मैंने बाइक में वो पेट्रोल भरा जो मैंने बोतल में भर कर रखा हुआ था। यहाँ पर कई कैन रखे थे मैंने पेट्रोल के। कौन बार बार जाकर पेट्रोल पंप पर तेल भरवाता जाए। यहीं से मैंने उस बाइक को फुल किया और निकल पड़ा मैं उस ओर। मैंने एक गन ली हुई थी, मैंने हथियार लिए हुए थे। मुझे डर बिल्कुल नहीं था, मुकाबला करने वाला था मैं बाइक लेकर उस दिशा में जा रहा था। कभी कभी थोड़ा डर लग रहा था कोई ड्रग तस्कर ना हो। अजीब अजीब ख्याल आते जा रहे थे
और उस जगह पर पहुंचने में भी थोड़ी परेशानी हुई। रात को अंधेरे में इस जंगल में घूमना परेशानी भरा होता है। उस रास्ते को ढूंढते ढूंढते लगभग 45 मिनट हो चुके थे। 12 बजे के करीब ही मैं वहां पर पहुंचा था। जैसे ही दूर से मैंने देखा वहां लाइट जल रही थी और मुझे लगा यकीनन गड़बड़ है। अब कोई क्यों सबको यहां पर बुलाना चाहेगा? क्या कोई ड्रग तस्कर ही है या सच में कोई मेला लगा कर बैठा है? जब मैं वहां करीब जाता गया मैं देखता गया वहां पर कई छोटी छोटी कनोपीस लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेले के लिए अलग अलग टेबल लगे हों। करीब जाते जाते सच में वो बड़ा मेला ही था। पीछे बड़ा सा झूला लगा हुआ था, कई दुकानें लगी हुई थी और दुकानों के ऊपर नंबर लिखे हुए थे। उसे देखते ही एक तरफ मैंने बाइक लगाई। अब मैं ये सोच रहा था इन्हें गुस्से से कहूँ या नॉर्मल कहूँ। हो सकता है गांव के लोग हैं, बेचारे गांव में मेला लगा रहे हैं, इस तरह जंगल के अंदर आसपास घर होंगे ना इनके। अब टोकूंगा नहीं, आराम से बात करूंगा, इनकी संख्या ज़्यादा है, ये गुस्सा भी कर सकते हैं। इस तरह सबसे पहले मैं एक दुकान पर गया। अब मैं सामान देखने लगा। उस दुकान पर तलवारें रखी हुई थी, तलवारें, चाकू, बड़े बड़े हथियार। उसे देखते ही अब एक पल के लिए घबरा सा गया था। ये सब मेरे पीछे पड़ गए ना ये तलवारें लेकर, तो मेरी ये बंदूक, ये छोटे छोटे चाकू किसी काम नहीं आएंगे। इतनी बड़ी बड़ी तलवारें थी वो। उस दुकान पर आदमी से मैं ठंडे लहजे में बात कर रहा था। तलवारों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने उससे पूछना शुरू कर दिया, देखिए यहाँ मेला लगा है, मुझे जानकारी मिली थी तो मैं घूमने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा, अच्छा आपको सिग्नल मिले होंगे, हमने रेडियो पर सिग्नल भेजे हैं। यहाँ जो भी रेडियो रखता है उसे सिग्नल मिल जाते हैं और मेले में घूमने के लिए आ जाता है। अरे भाइयों, कोई मेहमान आया है, स्वागत करो इनका। आसपास से भागते हुए 3-4 लोग आए। किसी के हाथ में बड़ी बड़ी कटोरियाँ थी, किसी के पास फल थे। वो सब मेरे सामने उन्होंने रख दिए और कहने लगे, अरे मेहमान आए हैं, इनका स्वागत करेंगे, कुछ खाने को देंगे। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। वहाँ कम ही लोग थे जो घूम रहे थे, ज़्यादातर दुकानें लगाकर ही बैठे हुए थे। अब इस तरह जंगल के अंदर मेला लगाओगे, लोग कहाँ से आएंगे? लोगों को तो पता भी नहीं, यहाँ आने का कोई अच्छा रास्ता भी नहीं है। अब ये मेला किसके लिए लगाया है? उनसे मैंने सवाल किया था और उन्होंने मुस्कुराकर बात बदल दी। अरे वो छोड़िए, मेले में घूमने का आनंद लीजिए, वो पीछे वाले झूलों में बैठिए, सामान लीजिए। अब सामान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेले में सामान लेना है क्योंकि खेल 1 बजे शुरू हो जाएगा। मैंने समय देखा 12 बजे। फिर मैं पूछने लगा, 1 बजे खेल? कौन सा खेल? हर कोई हंस रहा था। अरे ऐसे थोड़ी ना बताएंगे, सामान लिए बिना कोई खेल खेल ही नहीं सकता। अब मैं सोच रहा था लूँ तो क्या लूँ, ये बड़े वाली तलवार। अब इस तलवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? सरकारी आदमी हूँ, घर में हथियार रखा तो पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। अब वो सब अपने अपने काम पर लग गए। हर कोई दुकान पर भीड़ बनाकर खड़ा था। ज़्यादातर खरीद नहीं रहे थे बल्कि वो बेच रहे थे। और मैंने सोचा चलो कुछ छोटा मोटा सामान खरीद ही लेता हूँ। यहाँ पर तलवारें हैं लेकिन आगे तो कुछ और होगा ना। कई जगह अलग अलग तरह की चीज़ें थी। अब मैं एक दुकान पर गया जिस पर 18 नंबर लगा हुआ था। फिर मैं वहाँ पर देखने लगा। वहाँ अजीब सी चीज़ें थी। वहाँ कंटीली तारें रखी हुई थी, छोटे आकार की, बड़े आकार की, लंबी और कुछ बिल्कुल छोटी सी। मैं अब इसे खरीद कर क्या करूँगा, मैंने यही सोचा। और वो आदमी कहने लगा, देखिए साहब, यहाँ से आप कुछ खरीद नहीं सकते। अब 1 नंबर से आपको पर्ची लेनी होगी। एक एक करके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह आगे बढ़ते आना है और चीज़ें आप ले सकते हैं। ऐसे बीच में 18 नंबर पे आके सामान नहीं मिलेगा। और जल्दी कीजिए, 1 बजने वाला है, खेल शुरू होने वाला है। मैं अब उसकी बात सुनकर सीधा 1 नंबर वाली दुकान की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं 1 नंबर की दुकान पर पहुंचा, ये तालों की दुकान थी। बड़े ताले, छोटे ताले, पतले ताले, मोटे ताले, हर तरह के ताले वहां पर रखे हुए थे। और मैं उस आदमी को कहने लगा, पर्ची कहाँ से मिलेगी? और उसने एक पर्ची मेरे हाथ में थमा दी। ये काले रंग की पर्ची थी। ऐसा लग रहा था कोई कागज़ को जलाया गया हो और काले रंग की राख बन गई हो, लेकिन ये रबर की बनी हुई थी, टूट नहीं रही थी। अब इस पर कोई नंबर भी नहीं लिखा। ये कैसी पर्ची है? मैंने उससे सवाल किया और उसने कहा, यहाँ ऐसी पर्ची चलती है। तो साहब 1 नंबर पर आए हैं, क्या लेना चाहेंगे? मैं अब तालों की तरफ देखने लगा। अब ताला मैं घर पर लगाने के लिए सोच रहा था लूँ, तो मैं देखने लगा कौन सा ताला लूँ, क्योंकि मैंने एक छोटी सी जगह पर ही ताला लगाना था जो स्टोर रूम बनाया था। बड़ा ताला लेकर मैं क्या करूँगा?
मैंने तब सोचा ये छोटे वाला दे दीजिए। तो उसने कहा छोटा काम नहीं आएगा, खेल में बड़ा काम आएगा। मैं अब उसकी तरफ देखने लगा। खेल में मुझे घर के लिए चाहिए, अब खेल में मुझे कोई मज़ा नहीं आने वाला, मैं खेलने वाला नहीं। उसने कहा आप यहाँ पर आए हैं, खेलना तो पड़ेगा, समय हो जाएगा खुद ब खुद खेलना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। ताला अच्छा लीजिए, ये ताला काफ़ी पतला सा है, ये देखिए तार का बना हुआ है, इसे ज़ोर से झटका मारकर खींचेंगे टूट जाता है, ये किसी काम का नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे छोटा ही चाहिए, मैं ये बड़े बड़े ताले नहीं लेना चाहता। वो मुझे लगभग 1.5 किलो का बड़ा सा ताला दे रहा था और मैं उसे मना करता रहा, इतने भारी ताले का मैं क्या करूँगा। उसने कई बार कहा देखिए बाद में पछताइएगा मत, बड़ा ताला ले लीजिए, काम आएगा। मैं मना करता गया और छोटा ताला लेकर वहाँ से आगे निकलने वाला था, लेकिन जाते जाते पैसे देने थे। उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैं उसको कहे जा रहा था देखिए छोटा ताला है, लेकिन मैं मुफ्त में नहीं लेना चाहता, आप भी तो काम कर रहे हैं ना, आपको कमाई की ज़रूरत होगी, बताइए कितने का है। उसने कहा यहाँ किसी चीज़ की कीमत नहीं है, आप मेहमान हैं ना, लीजिए जो लेना चाहते हैं, आपके काम आएगा, यहाँ हम पैसे नहीं लेते, खेलने का मज़ा आता है। अब उसने पैसे लिए ही नहीं और मैं दूसरी दुकान पर पहुँचा। अब दूसरी दुकान बैग की दुकान थी। अब क्या ही बताऊँ कैसे कैसे बैग थे वहाँ पर, बड़ा बैग छोटा बैग, सरकारी बैग थे, आर्मी वाले बैग थे, पतले पतले झोले थे। अब हैरान था मैं कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। अब ऐसे बैग यहाँ कौन लेना चाहेगा, हर बैग पुराना सा लग रहा था। मैं वहाँ से आगे बढ़ने वाला था तो 2 नंबर दुकान वाले ने कहा देखिए बैग बहुत काम आएगा, लेकर जाइए। मैंने कहा मेरे कोई काम नहीं आएगा, मैं ज़्यादा सामान नहीं लेने वाला। उसने कहा लेना पड़ेगा, देखिए बैग ले लीजिए, सामान बहुत लेना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी। उसने बहुत ज़्यादा ज़िद शुरू कर दी थी। मैं उसके बाद बैग लेने पर मजबूर सा हो गया, तो मैंने कोई बड़ा बैग नहीं लिया। वो तो एक किट देना चाहता था जो मैं कंधे पर टांग सकूं, लेकिन मैंने एक झोला ले लिया। उस झोले को भी मैं कंधे पर टांग सकता था, एक तरफ लड़कियों की तरह टांग कर आगे बढ़ सकता था। उसने वो झोला दे दिया, उसमें मैंने छोटा सा ताला डाला। वो भी पैसे लेने से इनकार करने लगा, कहने लगा साहब यहाँ पैसे नहीं लेते हम, खेलने का मज़ा आएगा, आप आगे से सामान लीजिए, अब संभल संभल कर हर तरह का सामान ले लीजिए, छोड़िएगा मत कुछ भी। अब तीसरी दुकान पर गुड़ियाँ थी, ये धागे के साथ नाचने वाली जैसे कठपुतली जैसी थी। अब उसे देखकर मैं सीधा आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मैं कठपुतली क्यों लूँगा। लेकिन वो आदमी कहने लगा अरे सर ज़रूरी चीज़ों को मत छोड़िए, ये तो बहुत काम आएगी, इसके बिना तो नाचना पड़ जाएगा। अब कठपुतली नचाना आसान काम होता है, खुद नाचना बहुत मुश्किल काम होता है। वो मजाक कर रहा था और मैं कहने लगा कोई बात नहीं, मुझे नाचना पसंद है, अब खुद को नाच कर शीशे में देखा जा सकता है, गुड़िया नचानी मुझे नहीं आती। तो उसने कहा सिखा देते हैं ना साहब, अभी सिखा देंगे, आप लीजिए तो सही। वो जिद करने लगा, लेकिन मैंने गुड़िया नहीं ली। अब गुड़िया का मैं क्या करूँगा, मैं आगे बढ़ चला। इस तरह आगे तरह तरह की दुकानें आई, क्या ही बताऊं मैं। 30 दुकानें थी वहां पर, एक एक नंबर आगे बढ़ते बढ़ते हर दुकान पर गया। कहीं से छोटी मोटी चीज़ें ली जो मुझे काम की लग रही थी, जो घर में ज़रूरी थी। कई जगह बेकार की चीज़ें थी, उन बेकार की चीज़ों को मैंने लेना सही नहीं समझा। हथियार भी मैंने नहीं लिए। मैंने कहा अब मेरे पास छोटा चाकू है, उससे जानवर का शिकार तक किया जा सकता है, मेरे किस काम का। कई जगह पर जैसे सब्जियां रखी हुई थी, एक जगह बस लहसुन रखे हुए थे। लहसुन तो मैं पहले भी 3 किलो अपने घर में लेकर आया था, ज़्यादा लहसुन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो ज़िद करने लगा ज़रूरी है, मैंने लिए नहीं फिर भी। अब इस तरह दुकानों में घूमते घूमते बहुत समय हो गया। जैसे ही 1 बजने में 10 मिनट रह गए थे, उन्होंने कनोपी इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जल्दी जल्दी से बैग में सामान डालना शुरू कर दिया और एक तरफ अनाउंसमेंट हो रही थी 1 बजने में 10 मिनट रह गए हैं, खेल शुरू होने का समय है, आपके जाने का समय है, मेहमान मज़े करेंगे। वो सब बहुत ज़्यादा खुश थे और सामान समेट रहे थे, जैसे इस मेले में बहुत ज़्यादा कमाई कर ली हो। रात वाला मेला लगाकर वो निकलने को पूरी तरह से तैयार हो गए और 10 मिनट में उन्होंने इतनी तेज़ी से सामान समेटा, सारी कनोपी इकट्ठी की, वो पूरे जंगल की लाइट भी जैसे बड़ी तेज़ी से गायब हो गई। बल्ब कहाँ कहाँ लगा रखे थे और कैसे खींचकर वो वहाँ से भागने लगे। अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था।
एक आदमी को मैंने रोका और कहने लगा, अब 1 बजे कौन सा खेल है, जल्दी बताइए, 1 ही तो मिनट बचा है, मैं भी तो जानना चाहूँगा, अभी मैं यहीं पर हूँ। तो उसने कहा, सब कुछ पता चल जाएगा, आप तो यहीं हैं, आप ही तो खेलेंगे खेल, सामान ले लिया ना, अब तैयार हो जाइए। ये कहते ही वो एक पेड़ के पीछे गया। मैं उसके पीछे भागकर उसको रोकना चाहता था, बात करना चाहता था। पेड़ के पीछे से वो कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। पूरा का पूरा जंगल खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा था वीरान जंगल है और यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। आसपास कहीं कोई लाइट का सोर्स नहीं था। सब के सब गायब हो गए। उन पेड़ों के पीछे से कोई दिख नहीं रहा था। कई जगह ढूंढने की कोशिश की, कोई नहीं मिला। 1 बजने के बाद वहाँ घुंघरूओं की आवाज़ आने लगी थी। अब वो घुंघरूओं की आवाज़ किसी लड़की की लग रही थी। यहाँ पहले किसी भी और लड़की ने घुंघरू नहीं पहने हुए थे। कई दुकानों पर मैंने लड़कियाँ देखी थी, लेकिन घुंघरू की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी थी, जैसे बहुत ज़्यादा पायल घुंघरू टांगों पर बांध रखे हों। लेकिन जब सामने एक लड़की आई, अब क्या बताऊँ, उसने 3-4 फुट का बड़ा सा मास्क मुखौटा अपने सर पर पहना हुआ था। एक लंबी टी-शर्ट पहनी हुई थी, एक निक्कर पहनी हुई थी और लगभग अपनी जांघों तक ऊपर तक वो घुंघरू बांधे हुए थे। इस तरह वो ठश ठश करती आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई भूत और मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे डराने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन नाकाम हो गई। वहाँ पर खड़ा होकर मैं हंसने लगा और कहने लगा, देखो तुम ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही हो। कैसे ऊपर तक पायल पहन रखी है, ये घुंघरू पहन रखे हैं और ये मुखौटा डराने के लिए है। किस चीज़ से बना है, थर्माकोल का? और उसकी बस एक ही आवाज़ आई, अब भागने की तैयारी करो, ताला तो खरीदा है ना ताला। अब उसकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में सबसे पहली दुकान आ गई। वो ताले बेच रहा था, लेकिन उसका मैं इस्तेमाल क्या करूं? मैं हंसने लगा और तब उसका वो बड़ा सा मुखौटा खोला था और उसके अंदर से एक भयानक सा चेहरा दिखा। उस लड़की का चेहरा इतना भयानक था कि सच में मैं डर गया। ऐसा लग रहा था जैसे बिना मेकअप के किसी लड़की को देख लिया हो। इस तरह मैं थोड़ा सा पीछे हट गया था। फिर वो लड़की मेरी तरफ भागना शुरू हो गई और उसकी टांगें कितनी लंबी हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा लंबी रबर की तरह थी और उसके हाथ में एक चाकू। उसने वो चाकू जैसे ही मेरी तरफ किया, मैं छलांग लगाकर बचा और तब मुझे लगा ये तो मारने की कोशिश है, मुझे भागना होगा। भले ही ये भूत है या नहीं, लेकिन ये मुझे मार सकती है। वो मेरे पीछे भागना शुरू हो गई और उसके बाद उसने वो चाकू छोड़कर मारा था मुझे। वो चाकू सीधा मेरे माथे पर टकराया। जब मैंने पीछे देखा था, मेरे माथे पर दर्द होने लगा और मैं नीचे गिर गया। मुझे लगा सर पर अब छेद हो गया होगा। कभी ऐसे चाकू छोड़कर मारा जाए तो छेद तो होगा ही ना सर में। वो चाकू मेरे पास में गिर गया था। फिर मैंने चाकू उठाया। वो स्प्रिंग वाला चाकू था जो बीच में चला जाता है, वो तो लोहे का भी नहीं था। इश्क फिल्म आपने भी देखी होगी, वो टीचू टीचू वाला। तब मुझे लगा ये तो मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं सीधा खड़ा हो गया। अब उसके हाथ में एक टमाटर था। उसने वो टमाटर मेरी तरफ मारा। अब टमाटर से दर्द थोड़ी ना होता है, लेकिन जब वो टमाटर मेरे सर पर टकराया, वो टमाटर कच्चा था और सख्त था, दर्द हुआ। इस तरह उसने टमाटर बरसाने शुरू कर दी। मुझे लगा बेवकूफ़ नहीं बनना है, इससे दूर भागो, ये कुछ अजीब सी चीज़ है। फिर उसने एक चमाट मेरे मारी लगभग 10 फुट दूर से, बहुत ज़ोर से। गाल पर दर्द हुए जा रहा था। वो बार बार मुझे नुकसान पहुंचा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सच ही ना हो। भूतों पर यकीन नहीं करता था और एक अजीब रबर जैसी औरत मिली थी जो मुझे मारने पर उतारू थी, वो भी बेवकूफ़ बनाकर। चाकू टीचू टीचू वाला और वो टमाटर सख्त वाले। उसके बाद उसने पत्थर मारने शुरू कर दिए। मैं कभी झुकता तो कभी पीठ पर पत्थर बजता, कभी वो ईंटें मारती। इस तरह एक बार उसने कोड़ा निकाल लिया था और 2 बार जब पीठ पर कोड़े पड़े मेरे, लाशें पड़ गई थी पीठ पर लाशें। इस तरह निशान लिए मैं भागना शुरू हो गया। जब मैं जंगल में आगे भागा, जंगल के बीच में कमरे बने हुए थे। वहाँ कमरे देखे मैंने। कमरों में छोटी छोटी खिड़कियाँ बनी हुई थी।
उन खिड़कियों से बाहर निकला नहीं जा सकता था और ऐसे एक घर में मैं घुस गया। उसकी छत भी ऊपर से जैसे छेदनुमा थी। मैं अंदर गया और जल्दी से उसने वो दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। अब मैं अंदर से चिटिकनी लगा तो पाया था, लेकिन उसने रबर जैसी उंगली निकाली एक छेद से, चिटिकनी खोली और वो उस कमरे के अंदर। बड़ी मुश्किल से एक खिड़की से भागा मैं। फिर मैं बचने के लिए कोशिश करता रहा और मुझे और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं थक रहा था। फिर मैं एक और घर में घुस गया, वो भी वैसा ही। अब मुझे लगा मैं चिटिकनी तो लगा रहा हूँ, कुंडी लगा रहा हूँ, अगर मैं ताला भी लगा दूँ। मेरे पास छोटा सा ताला था। अब समझ में आया पहला आदमी ताले क्यों बेच रहा था। वहाँ मैंने छोटा ताला लगाया और मुझे लगा वो अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन उसने उंगली निकाली, छोटे ताले को झटके मारने शुरू कर दिए। तेजी से झटके मारती रही। 5 मिनट तो बचा मैं। 5 मिनट बाद ताला टूट गया। पतला ताला जल्दी टूटता है। अब समझ गया मैं। 1.5 किलो का ताला होता तो यहीं पर बैठा रह जाता, मैं बच जाता। फिर वो अंदर आ गई। एक छेद से फिर से भागा मैं। मेरे पीछे उसने जो जो मारा मुझे मैं बता नहीं सकता। लगभग आधा घंटा उससे लड़ाई करता रहा था मैं, बचता रहा था। और जैसे ही 1:30 बजे वो एक डंडा मेरे सर पर मारने वाली थी। अचानक उसने हाथ रोक लिया और हंसती हुई कहने लगी, मेरा समय खत्म, अब खेल में और ज़्यादा मज़ा आएगा। वो अपने उन घुंघरुओं को पकड़कर, डंडे को पकड़कर उसे झोले में डालकर आगे की तरफ भाग गई। मैं वहाँ बैठा अपनी जान बचा पाया था, लेकिन इस खेल में आगे और क्या क्या होगा मुझे तो पता ही नहीं था। तभी धम धम की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी आदमी चलकर आ रहा हो। और जैसे ही मैंने सामने देखा, कई 2-2, 3-3 फुट के बौने चले आ रहे थे और उन सब ने पुराने ज़माने की कोई कॉस्ट्यूम सी पहन रखी थी, जैसे मुगल काल के कोई सैनिक हों। उनके पीछे 8 फुट का एक आदमी जिसने राजा जैसे कपड़े पहन रखे थे। वो बौने हाथ में अनेक तरह के वाद्य यंत्र चलाए जा रहे थे और मैं एक पेड़ से सट गया। मुझे नहीं पता मैं भागूं या ना भागूं, लेकिन अचानक उन्होंने घेर लिया। वो बौने चारों तरफ थे और एक बौना कहने लगा, शहंशाहों के शहंशाह हाजिर हैं। जो देखना चाहते हैं वो उन्हें दिखाया जाए, तभी शहंशाह आपको छोड़ेंगे, वरना मुश्किलात बढ़ सकती हैं। उस शहंशाह का चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। उसका कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लेकिन उसकी टोपी काफ़ी छोटी, जैसे उसके सर पर फिट हो ही ना रही हो। उसके बड़े बड़े दांत मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। 4 बौने कुर्सी की तरह ज़मीन पर लेट गए, एक आकार बनाया और उनके ऊपर वो शहंशाह जैसे बैठ गया। गुस्से में उसकी आवाज़ निकली थी और उसने कहा था, गुड़िया का खेल देखना है मुझे, दिखाओ मुझे गुड़िया का खेल। मैं घबरा सा गया था। वहां से मैं भागने की कोशिश तो करता, लेकिन वो बौने जैसे मेरे पेट में मुक्के मारकर मुझे वहीं पर बिठा देते और कहते, शहंशाह की बात माननी पड़ेगी वरना मौत मिलेगी। उनके पास तेज धार हथियार थे और एक बार उसने ज़मीन में काढ़ा भी था और कहा था, ये टीचू टीचू वाला नहीं है, ये पेट में चला जाएगा तो अंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। मैं डर गया था। अब वो मुझसे गुड़िया का खेल देखना चाहता था। बार बार वो कहता रहा, मुझे नाचती हुई गुड़िया देखनी है, तुम्हारे पास वो कठपुतली नहीं है। अब मैं सोचने लगा, एक दुकान पर वो गुड़ियाँ मिल रही थी तो इस काम वो गुड़ियाँ आनी थी। अब समझा वो दुकानें क्यों लगाई गई हैं। हर चीज़ ज़रूरी थी, हर चीज़ ज़रूरी थी। ताला ज़रूरी था, गुड़िया ज़रूरी थी, हर दुकान की चीज़ ज़रूरी थी। मैं ले ही नहीं पाया, अब क्या करूं? तो वो कहने लगा, गुड़िया नहीं है तो तुम्हें नाचना होगा, नाचो जब तक नाच सकते हो, नाचो। वहाँ कोई म्यूज़िक चलाया नहीं जा रहा था। मैं बस ऐसे ही नाचना शुरू हो गया और वहाँ उसे शहंशाह ने 8 फुट लंबा एक कोड़ा पकड़ा, सीधा मेरे सर पर मारा। मेरे सर पर जख्म हो गया और वो कहने लगा, ये कैसा नाच रहे हो? गुड़िया कैसे नाचती है देखी नहीं? छलांगे लगा लगा कर
टांगे टेढ़ी टेढ़ी करके गिरना है, बिल्कुल लगना चाहिए जैसे कठपुतली नाच रही हो। उसने 2 कोड़े और मारे थे और मैं समझ गया नाचना तो पड़ेगा मुझे। मैंने नाचना शुरू कर दिया, बिल्कुल कठपुतली की तरह। मैं कमर लचका लचका कर नाचा था और वो सब ताली बजा रहे थे। जब जब शहंशाह खुश हो जाता वो हंसने लगता, जब वो गुस्सा होता मैं समझ जाता ठुमके सही नहीं लग रहे। मैं फिर से गुड़िया की तरह गिर गिर कर उठ कर नाचता, बिल्कुल जैसे कठपुतली नाचती है, ऊपर धागे बंधे होते हैं। 10 मिनट उसने नचाया था मुझे, मैं थक गया था। और उसके बाद वो कहने लगा, शहंशाह खुश हुए, बहुत अच्छा खेल दिखाया, अब हम चलते हैं, तुम अपना खेल खेलो। ये कहकर वो बौने उस शहंशाह के साथ उस जंगल में लोप से हो गए। मैं थक चुका था, अब नहीं जानता था आगे मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ये पता था यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल भरा होगा। मैं भागना शुरू हो गया अपनी बाइक की तरफ। अपनी बाइक ढूंढूं जल्दी से, मैं बाइक पर बैठूंगा और जंगल से बाहर भाग निकलूंगा। यही बचने का एक रास्ता है, वरना ये भूत नचा नचा कर मार मार कर जान से मार देंगे मुझे। उसके बाद घिसटने की आवाज़ें आने लगी। मुझे पता नहीं चल रहा था कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं तो बाइक ढूंढने के लिए उस तरफ ही जाने वाला था। तभी मेरा पैर एक बोट से टकराया। बीच में बोट किसी ने लगा दी थी और उससे टकरा कर मैं गिर गया। जैसे ही मैं बाइक के करीब पहुंचने वाला था, किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उस बोट पर एक समुद्री लुटेरा था जिसकी सिर्फ एक आंख थी, लेकिन उसके होंठ नहीं थे, दांत दिख रहे थे। भयानक सा खोपड़ी जैसा इंसान था वो। उसके शरीर की हड्डियां दिख रही थी और मेरी पीठ पर उसने 2-3 बार चप्पू मारे और मुझे खींचकर बोट पर बिठा लिया। वहाँ तो पानी भी नहीं था और उस बोट पर बैठकर मैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करता, उससे पहले उसने मुझे ऐसे जकड़ा कि मेरी छाती पर बैठ गया और मेरी गर्दन में अपने दांत गड़ाने से पहले कहने लगा, बात मानोगे या मार दूं। मैं अब उससे क्या कहता। मैं घबरा कर कहने लगा, मैं बात मानता हूँ, जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तभी वो उस बोट पर आगे बैठ गया और कहने लगा, चप्पू चलाओ, मुझे ये कश्ती कहीं लेकर जानी है। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा अचंभे में आ गया। मिट्टी में कश्ती चप्पुओं से कैसे चलाई जाए मैं नहीं जानता, लेकिन उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने चप्पू मारने शुरू कर दिए। मिट्टी में बोट बस कुछ इंच आगे घिसटती और मैं थक जाता। बार बार चप्पू ज़मीन पर मारता, बोट उठती और आगे निकलते। जंगल में चप्पू चला रहा था मैं, बोट आगे ले जा रहा था और पहुंचाना कहाँ है उसे मुझे पता तक नहीं था। कई मीटर तक उसने वो चप्पू चलवाया था। मेरा शरीर टूटने पर आ गया, लेकिन एक पेड़ के पास पहुंचकर वो कहने लगा, इस पेड़ पर अब इस कश्ती को चढ़ाना होगा, ऊपर की तरफ ले जाना है, आसमान में हवा में अच्छी कश्ती चलेगी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गई और मैं उसके पांव पकड़कर कहने लगा, अब इस पेड़ पर मत चढ़वाओ, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा, तुम भी भारी मैं भी भारी, कश्ती भारी, ऊपर कैसे चढ़ाऊंगा। उसने मेरी माफ़ी मंजूर कर ली और कहा, कोई बात नहीं, यहाँ तक लेकर आए हो, तुम्हारा खेल का हिस्सा पूरा हुआ, तुम जा सकते हो। अब मैं जान गया था उन दुकानों से सामान खरीद लेना चाहिए था, बहुत कम खरीदा मैंने। इस तरह अब उस समुद्री लुटेरे से भी बच गया था। जब मैं आगे पहुंचा, कई औरतें वहां नाच रही थीं, सभी की सभी चुड़ैलें जो आग के इर्द गिर्द नाच रहीं। वो मुझे देखकर पीछे भागना शुरू हो गई। मैं उस बाइक को कैसे लेता। आग उस बाइक पर लकड़ियां रखकर ही उन्होंने जलाई हुई थी। बाइक लेने के लिए उनके करीब ही जाना पड़ता और वो मेरे पीछे भागना शुरू हो गई, मुझे काटना शुरू हो गई। वो इस तरह से अपने नाखून मेरी पीठ पर मारती कि पीठ से खून निकल जाता। वो बार बार टांग में टांग फंसा कर गिरा देती और मेरे ऊपर नाचने लगती। वो सारी चुड़ैलों ने हील पहन रखी थी। हील मेरे शरीर में चुभ रही थी और मेरे ऊपर वो नाचे जा रही। पता नहीं कौन सा डांस निकला हुआ था, लेकिन मेरी तो जान निकल रही थी ना।
मैं उनसे माफ़ी मांगता रहा कि मुझे छोड़ दो। तब जाकर मेरे ऊपर से वो उतरी और मुझे घसीटती रही और कहती रही, हम सिर्फ एक ही चीज़ से डरती हैं, लहसुन से। अगर तुम्हारे पास लहसुन होता तुम्हारे करीब ना आती हम। है नहीं तुम्हारे पास, तो अब जो हम करना चाहेंगी वो हम करेंगी। मुझे खींच खींच कर पास के एक तालाब में फेंक गई और वहाँ से वो भाग गई। मुझे नहीं पता मुझे नहलाने के लिए वहाँ पर वो छोड़कर गई थी या किस लिए। जवाब तब मिला जब उस पानी के अंदर से जलपरी ने मुझे खींचा। वो बार बार मुझे खींचती, पानी में जैसे मुझे सांस आनी बंद हो जाती, फिर वो मुझे छोड़ देती। बहुत देर तैरता रहा था मैं, तैर कर कोने में पहुंचने ही नहीं देती वो मछली। बार बार वो जलपरी खींच कर बीच में ले आती और मैं तैर तैर कर थक गया। इतना थका हुआ था मैं, बड़ी मुश्किल से कोने पर पहुंचा। बस ऐसे हालात बार बार होते रहे। कुछ ना कुछ निकल कर आता, कभी पिशाच तो कभी प्रेत खेलते जा रहे थे मुझसे। अब मुझे पता चला कौन सा खेल खेला जाना था। मैं था वो खेल जिसके साथ वो खेल रहे थे। थका दिया था उन्होंने, लेकिन एक मौका मिला मुझे जब एक अजीब सा प्रेत था जो पुरानी फिल्मों के भूत जैसा लग रहा था। आवाज़ तो उसकी ऐसी थी, लेकिन कदम धीरे थे। अब उससे बचा जा सकता था। पुराना भूत चलता भी तो धीरे धीरे था। वो धीरे धीरे चलता रहा, मैं उसके करीब ही नहीं गया। जंगल में बार बार पेड़ से टकरा जाता वो, कभी किसी पत्थर से। मैंने उसे भगाया उस तरफ जहाँ बाइक थी। जैसे ही मैं बाइक पर बैठा, मैंने बाइक भगाना शुरू कर दी और वो भूत बहुत पीछे रह गया। जब मैं उस जंगल के एरिया से निकला था, पहाड़ी के पास से तालियों की आवाज़ आई थी। अब पीछे से वो भूत की आवाज़ नहीं आई, बस एक ही आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो? और खेल खेलना है तो आओ। अभी तो ऊपर से आलू डालेंगे, नीचे से सोना निकलेगा। ऊपर से आलू डालेंगे, नीचे से सोना निकलेगा। मैं कोई आलू सोने वाला खेल नहीं खेलने वाला था। मैंने बाइक तेज की और मैं वहां से निकल आया। ये मेरी जिंदगी की वो भयानक रात थी जिसका अंत वहां से भाग कर हुआ। मैं बड़ी मुश्किल से क्वार्टर में पहुंचा, बहुत थका और जख्मी था। सबसे पहले तो मैं नहाया, उसके बाद मैंने जख्मों पर मरहम लगाया। फिर मैं उस रात वैसे ही सो गया। मैंने जितने लोगों को बताया, हर कोई कहता रहा भूतिया जंगल है। अब मैं भी जानता हूँ भूतिया जंगल है जहाँ रात को नहीं जाना है। मैं सरकारी नौकरी पर हूँ जो बड़ी मशक्क़त के बाद मिली है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन अब रेडियो को हाथ नहीं लगाता रात के 9 बजे के बाद। यहाँ कई बार रेडियो पर वैसे ही सिग्नल आते हैं, मेला लगने वाला है, मेहमान तैयार रहें। कुछ मेहमानों का खेल अधूरा है, वो आना चाहते हैं तो आए, उनके लिए और मज़ेदार खेल रखे गए हैं। मैंने कभी भी उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद मैंने वो रेडियो फ्रीक्वेंसी सुननी ही बंद कर दी। इस तरह समय बीतता गया और मैं दोबारा वहाँ जाना ही नहीं चाहता था। कभी कभी अजीब से ख्याल आते हैं, क्या होता वहाँ अगले खेल में? मेरे साथ क्या होने वाला था? जब भी मैं आलू के पराठे बनाता हूँ या आलू की सब्ज़ी बनाता हूँ, सोचता हूँ ऊपर से आलू डालेंगे, नीचे से सोना निकलेगा। कौन से सोने की बात कर रहे थे? लगभग 5 साल मैंने यहाँ पर काम किया और उसके बाद मेरी बदली हो गई। मैं बहुत खुश था कि यहाँ से मेरी बदली हो चुकी और जो नया लड़का भर्ती हुआ था उसकी बदली यहाँ पर हुई थी। ये उस शाम की बात है जब मैं उसे समझा रहा था। मैंने उससे कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा है? उसने कहा हाँ, मुझे ऊपर वाले पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैंने कहा नीचे वालों पर भरोसा है जो भूत प्रेत जिन्नात होते हैं? वो हंसने लगा, अरे भूत प्रेत तो होते ही नहीं। मैं उसको कहने लगा मान लो भूत प्रेत होते हैं और इस रेडियो पर 9 बजे के बाद जो सिग्नल आएंगे ना, सुनना मत, किसी मेले में मत जाना। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता जा रहा था, हंसी रोक नहीं पा रहा था। वो मुझे जैसे बेवकूफ़ समझ रहा था। फिर मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया और कहा हाँ याद रखना, मेले पर जाने की कोशिश मत करना, भूतों पर यकीन नहीं है ना। हो जाएगा, तुम्हें भी हो जाएगा। और अगर मेले पर चले गए तो बाद में मुझे एक बात ज़रूर बता देना।
वो कौन से आलू हैं जिनसे सोना बनता है। ये कहकर मैं अब उस जगह से दूर आ गया था। मुझे अब एक अलग जंगल मिला जहाँ कई गांव बसे हुए हैं। यहाँ इसे जंगल ही नहीं कह सकते, एक तरह से शहरी इलाका ही है। वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैं एक अफसर हूँ और बहुत खुश हूँ। यहाँ दोबारा मेरी जिंदगी में वैसी भूतिया घटना नहीं हुई। कहते हैं ना, जिसके साथ होता है वही जानता है, और मैं आशा करूँगा ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो।